सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज आयकर का चौथा चैप्टर निवास स्थान तथा कर दायित्व पढ़ेंगे। इससे पहले आय के शीर्षकों पर बात कर लें। आय के 5 शीर्षक होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पैसे से लाभ एवं प्राप्तियाँ, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। किसी भी करदाता की इनकम इन 5 शीर्षकों के बाहर नहीं हो सकती है और इन शीर्षकों की आय या कुछ आय वो भारत में भी कमा सकता है या भारत के बाहर भी कमा सकता है। अब हम निवास स्थान एवं कर दायित्व के बारे में देखें तो निवास स्थान एवं नागरिकता, निवास स्थान और नागरिकता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माता पिता या दोनों या कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो वो भारत का नागरिक होगा। यहाँ पर नागरिक भारत का है, इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो भारत में निवासी ही होगा, भले ही वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक भी आयकर अधिनियम के अनुसार निवास के आधार पर साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी हो सकता है। निवास स्थान गत वर्ष के आयकर के निर्धारण हेतु ज्ञात किया जाता है। कोई भारतीय नागरिक गत वर्ष में भारत में या भारत के बाहर कहीं भी निवास कर सकता है। भारत के बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 1.5 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें से गत वर्ष में भारत में निवास कर सकते हैं। विदेशी नागरिक भी गत वर्ष में भारत आकर निवास कर सकते हैं। कौन कहाँ पर कमाए गए आय पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है, इसके लिए निवास की स्थिति ज्ञात की जाती है। आय भी भारत में या भारत के बाहर कहीं पर भी कमाई जा सकती है। कहाँ पर कमाई गई आय पर कौन कर चुकाने के लिए जिम्मेदार है, इसके लिए निवास स्थान ज्ञात किया जाता है। ठीक है। निवास स्थान में हम समझें, व्यक्ति दुनिया में कहीं पर भी निवास कर सकता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या न हो। उसी के साथ साथ ये भी देखें कि व्यक्ति या जो भी करदाता है उसकी आय भारत या विश्व में कहीं पर भी हो सकती है। अब इस कारण से ऐसे करदाताओं की पहले तो हमको निवास की स्थिति ज्ञात करना होती है और उसके बाद उसके कर दायित्व की गणना की जाती है। निवास की स्थिति में देखें, अभी हम केवल व्यक्तियों के निवास की स्थिति के बारे में बात करेंगे, अन्य हम आगे देखेंगे। व्यक्ति जो करदाता होते हैं उसमें निवास स्थिति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। व्यक्ति वैसे तो मुख्यतः 2 होता है, लेकिन जैसे निवासी होता है और अनिवासी। लेकिन निवासी में भी 2 तरह के होते हैं, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। तो इस तरह से कुल मिलाकर निवास स्थान के आधार पर करदाता के 3 प्रकार होते हैं। पहला साधारण निवासी, दूसरा असाधारण निवासी और तीसरा अनिवासी। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं, कौन साधारण है, कौन असाधारण है और कौन अनिवासी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब इतना तो तय है कि 3 तरह के इनके प्रकार होते हैं। तो इनकी निवास की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमको कुछ आयकर अधिनियम में शर्तें दी गई हैं, तो उन शर्तों को पढ़ना आवश्यक है। अभी केवल हम इन शर्तों को देख रहे हैं। अभी कौन निवासी है, कौन अनिवासी और कौन असाधारण, अभी हम ये नहीं तय कर रहे, केवल शर्तें देख लें। आयकर अधिनियम में 2 शर्तें दी गई है, आधारभूत शर्तें और दूसरी अतिरिक्त शर्तें। आधारभूत में भी 2 शर्तें हैं और अतिरिक्त में भी 2 शर्तें हैं। तो 2 शर्तें और उसमें भी 2-2 शर्तें। तो आधारभूत शर्त में कौन कौन सी 2 शर्तें हैं वो हम समझ लेते हैं। और ये जो 2 शर्तें हैं उनमें से कम 1 शर्त का पूरा होना आवश्यक है ना। तो आधारभूत में पहली शर्त है गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, गत वर्ष में। ठीक है। जिस व्यक्ति की या जिस करदाता की हम बात कर रहे हैं
वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहना चाहिए। साइड में देखें थोड़ा, ये कैसे क्या करते हैं, अगले उसमें जो टेबल दी उसमें देखें तो हमारा वर्तमान में 20-21 कर निर्धारण वर्ष है, और उससे पहले वाला वर्ष उसके ऊपर देखें 2019-20, तो ये हमारा क्या हो गया, गत वर्ष हो गया। और इसी गत वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का जो गत वर्ष है, उस गत वर्ष के दौरान वह कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। ठीक, अब अथवा दूसरी शर्त देखें, गत वर्ष में कम से कम 60 दिन तथा गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। या जो दूसरी शर्त है उसमें 2 टुकड़ों में, गत वर्ष में तो 60 दिन रहना और उससे पहले के जो 4 वर्ष उसमें 365 दिन भारत में रहना चाहिए। उसके लिए उदाहरण समझे, इधर साइड में टेबल देखें, सबसे नीचे की तरफ से देखना चालू करें तो अंत में क्या लिखा हुआ, 2020 और 21, तो ये 20-21 तो क्या हो गया हमारा कर निर्धारण वर्ष हो गया। उससे ऊपर देखें क्या है 19-20, तो ये क्या हो गया हमारा गत वर्ष हो गया। और इस गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में निवास होना जरूरी है। और उससे पहले के जो वर्ष है 19-20 के पूर्व के जो वर्ष है 2018-19 से लेकर 15-16 तक के जो 4 वर्ष हैं, इन 4 वर्षों के दौरान कम से कम 365 दिन भारत में रहना चाहिए। ये मैंने उदाहरण के रूप में लिखा है। 18-19 में 100 दिन रहा है, 17-18 में कुछ भी नहीं है, 16-17 में 150 और 15-16 में 250, तो 250 और 150, 300, 400 और ये 100, 500, इस तरह से 500 दिन रहा है। ये उदाहरण मात्र है, सवाल में दूसरे दिन हो सकते हैं। तो 500 दिन रहा है, इसका मतलब 60 दिन की भी शर्त पूरी कर रहा है और 365 दिन की भी पूर्ति कर रहा है। इसके कुछ अपवाद हैं, इसको भी हमेशा ध्यान रखना है। अपवाद की दशा में केवल 182 दिन की शर्त लागू होगी, मतलब ये बाद वाली शर्त लागू नहीं होगी यदि ये 3 कंडीशन में कोई एक भी हुई। भारतीय नागरिक रोजगार के कार्य से विदेश गया हो, या भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में विदेश गया हो, या विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिक किसी भी कार्य से भारत आया हो। अगर ये 3 चीजें में से कोई भी एक हुई तो 182 दिन वाली शर्त पूरी करना होगी। भारतीय नागरिक रोजगार के काम से बाहर, रोजगार में नौकरी ही नहीं आती, व्यवसाय वगैरह भी आ सकता है। और अगर कोई समुद्री जहाज के बेड़े के रूप में कार्य करता तो उसको लिए भी 60 दिन वाली शर्त लागू नहीं होगी। और विदेश में कोई व्यक्ति रहता है जो जिसके पूर्वज हमारे यहाँ भारत में रहते हैं, भारतीय नागरिक, उसका मतलब कोई ना कोई हमारे भारत में निवास उनके पूर्वज करते हैं, और वो भारत में किसी भी काम से आता हो। या 2 चीज़ें, एक तो यहाँ का नागरिक मतलब भारतीय नागरिक विदेश में जा रहा है लेकिन वो रोजगार के काम से, और विदेश में जो रहने वाला है भारतीय नागरिक वो भारत में आ रहा है तो वो किसी भी काम से। तो ये तीनों ही स्थिति में 60 दिन वाली शर्त पूरी नहीं होगी, 182 दिन वाली करना पड़ेगी। अब अगला देखें, दिनों की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण। दिनों की गणना कैसे करना है। अब हमारे पास आया था 182 दिन, 60 दिन, 365 दिन और 730 दिन। तो ये जो दिन है वो लगातार भारत में रहना आवश्यक नहीं है, अर्थात वो बीच बीच में विदेश आ जा सकता है। थोड़े दिन के लिए रहा फिर वापस विदेश चला गया, फिर आया, इस तरह से वो आना जाना करके भी इतने दिन यहाँ पर रह सकता है। दूसरा, भारत में एक ही स्थान पर रहना आवश्यक नहीं है, वह भारत में कहीं पर भी रह सकता है। कभी कलकत्ता रहा, कभी बम्बई रहा, कभी गुजरात रहा, मतलब कहीं पर भी निवास कर सकता है, एक ही जगह पर रहना आवश्यक नहीं है। भारत में रहने के दिन स्पष्ट ना हो तो भारत में आने वाले और भारत छोड़ने वाले दोनों दिनों को शामिल किया जाएगा। कभी कभी दिन स्पष्ट नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको दोनों दिन लेना है, जिस दिन भारत छोड़ रहा है वो दिन भी भारत में आएगा और जिस दिन भारत वापस आ गया है वो दिन भी भारत में गिना जाएगा। अब अतिरिक्त शर्तों की बात करें, अतिरिक्त भी 2 शर्तें हैं और अतिरिक्त दोनों ही शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। अतिरिक्त में पहली शर्त है वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में
कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। ध्यान देना है, गत वर्ष से कोई लेना देना नहीं है यहाँ अतिरिक्त में। यहाँ गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहा हो। और दूसरी शर्त है गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, ये दूसरी शर्त है। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ वापस से टेबल बनाई है। जैसे हम पिछले शर्तों में देखे थे वैसे यहाँ अंत में देखें 20-21 यहाँ से शुरू करना है। तो 20-21 हमारा हो गया कर्णधार वर्ष, उससे पहले 19-20 ये गत वर्ष। यहाँ पर गत वर्ष से तो कोई लेना देना नहीं, तो उससे पहले के जो 10 वर्ष है पहली वाली शर्त के लिए 18-19 से लेकर 9-10 तक के जो वर्ष हैं, इन 10 वर्षों के दौरान कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। और जो दूसरी शर्त है वो 18-19 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, 12-13 तक, क्योंकि ये 7 वर्षों में देखना है। तो इन 7 वर्षों के दौरान 730 दिन भारत में रहा हो। 182 और 60 दिन वगैरह हम देखते थे, वैसे ये 703 भी टुकड़ों में हो सकते हैं। कुल मिलाकर 730 दिन होना चाहिए। और अगर ये 730 दिन होते हैं, अच्छा एक और चीज़ अतिरिक्त शर्तों में दोनों ही की पूर्ति आवश्यक है, किसी एक की नहीं करना है। ये 10 वर्ष में 2 वर्ष, 7 वर्ष में 730 दिन, ये दोनों की ही पूर्ति करना आवश्यक है। अब व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण, हमने शर्तें देख ली है और उन शर्तों के आधार पर हम देखें कौन साधारण निवासी है, कौन असाधारण और कौन अनिवासी है। पहली शर्त क्या थी हमारी, आधारभूत शर्तें। आधारभूत में 2 शर्तें हैं और 2 में से कम एक की पूर्ति करना आवश्यक होता है। गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, अथवा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन, और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन। अब पद की दशा में 182 दिन वाला लागू होगा, हमको मालूम है। अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त पूर्ति करता है, अभी हम केवल साधारण निवासी की बात करें, इन दोनों में से कोई एक शर्त की पूर्ति करता है और अगली जो अतिरिक्त शर्त है उनकी दोनों की पूर्ति, कौन कौन शर्तें हैं, 10 वर्ष में से 2 वर्ष और 7 वर्ष में 730 दिन, हम पहले ही पढ़ चुके हैं उनको। तो आधारभूत 2 में से कोई एक और अतिरिक्त दोनों की पूर्ति करता है तो वो व्यक्ति साधारण निवासी माना जाएगा। और आधारभूत शर्तों में से कम एक की पूर्ति तो करता है, लेकिन अतिरिक्त में से दोनों की पूर्ति नहीं करता है या किसी एक की ही पूर्ति करता है। एक की पूर्ति करने मान्य नहीं होगा, हमेशा दोनों की पूर्ति आवश्यक है। तो यहाँ और वापस से देखें, आधारभूत में एक शर्त की पूर्ति कर रहा लेकिन अतिरिक्त की पूर्ति नहीं कर रहा, इसका मतलब वो असाधारण निवासी कहलाएगा। और कोई व्यक्ति आधारभूत की ही पूर्ति नहीं कर रहा है, आधारभूत शर्त की ही पूर्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अनिवासी कहलाएगा। एक बार संक्षिप्त में वापस से दोहरा दूं, आधारभूत की शर्त पूर्ति करता है और अतिरिक्त की भी पूर्ति करता है। निवासी आधारभूत की पूर्ति करता है लेकिन अतिरिक्त की पूर्ति नहीं करता है। असाधारण निवासी आधारभूत की ही पूर्ति नहीं करता है तो अनिवासी। अब भारत में प्राप्त और उपार्जित आय के संबंध में देख लें। क्या होता है, भारत में आय भारत में या विदेश में कमाई हो, यदि भारत में प्राप्त हुई तो भारत में कमाई गई मानी जाएगी। प्राप्त होने से मतलब भारत में कमाई और भारत में ही प्राप्त हुई, भारत में प्राप्त, विदेश में कमाई लेकिन भारत में प्राप्त हो सकती तो भी हम भारत में ही प्राप्त मानेंगे। किसी भी स्थिति में अगर भारत में आय प्राप्त हुई तो उसको हमको भारत में कमाई गई मानना है। भारत में उपार्जित, भारत में कोई आय उपार्जित हो रही तो वो तो भारत की आय है ही। अब वो भले प्राप्त भारत में हुई हो या विदेश में हुई, मतलब दोनों मिलाकर यहाँ देखें, भारत में प्राप्त हुई तो भी भारत की आय मानना है, भारत में उपार्जित हुई तो भी भारत की आय मानना है। और विदेशों में प्राप्त या विदेशों में उपार्जित आय हुई तो उसको विदेशी आय मानना है। जैसे विदेशी संपत्ति का किराया, विदेश में कोई संपत्ति और उसका किराया वहीं पर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो विदेशी आय। और गत वर्ष के पूर्व की विदेशी आय को गत वर्ष में भारत भेजा जाता है तो ऐसी आय किसी भी करदाता के लिए कर योग्य नहीं होगी, चाहे उस पर कर नहीं लगा हो। और अगला, ऐसी विदेशी व्यापार की आय जिसका नियंत्रण भारत से हो तो ऐसी आय निवासी
और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी, मतलब अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। अब निवास स्थान के आधार पर कर का भार कैसे आएगा उसका भी हम चार्ट के माध्यम से समझ लें। पुस्तक डिटेल पढ़ने के लिए पुस्तक में पढ़ें, या मैंने संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है। देखो तीनों के लिए क्या क्या कैसे प्रयोग होगा वो हम देख लें। भारत में प्राप्त या उपार्जित या ऐसी समझी गई आय, तो वो तीनों के लिए कर योग्य होगी। भारत में प्राप्त हुई, जैसे भारत में मकान संपत्ति उसको भाड़े पर दे रखा है, उसे किराए मिला तो भारत में प्राप्त हुआ, और भारत की मकान संपत्ति है तो उपार्जित भी भारत में हुई है ना। और भी इस तरह से भारत में प्राप्त हुई या समझी गई आय हो तो उसको हमको तीनों के लिए कर योग्य बताना है। भारत द्वारा नियंत्रित विदेशी व्यापार की आय, ये निवासी और असाधारण की दशा में कर योग्य होती है, अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होती है। कोई विदेशी आय हो सकती है जो विदेश में ही कमाते हैं और विदेश में ही प्राप्त होती है ना, वो केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य, असाधारण और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। गत वर्ष के पूर्व की विदेशी आय भारत में प्राप्त, ये तीनों तरह के करदाताओं के लिए कर योग्य नहीं होगी। एक बार और वापस से देखें, हम एक एक को देखें, अभी ऐसा रो के नहीं कॉलम में देखें तो भारत में प्राप्त आय, ये जो साधारण निवासी है उसके लिए दुनिया में कहीं पर भी आय कमाई हो कर योग्य होगी, है ना। भारत में प्राप्त कर योग्य, विदेशी आय कर योग्य, भारत द्वारा निरंतर विदेशी आय ये भी कर योग्य। केवल एक आय ये छूटेगी, ये तो सबके लिए छूट रही। गत वर्ष के पूर्व विदेशी आय जो भारत में गत वर्ष में प्राप्त हुई तो उसको चाहे साधारण हो असाधारण हो अनिवासी किसी भी की दशा में कर योग्य नहीं होगी। तो साधारण निवासी के लिए दुनिया में कहीं पर भी कमाई हो कर योग्य होगी, असाधारण के लिए भारत में कमाई गई या प्राप्त जैसी भी हो उसको तो कर योग्य ही है। उसके अलावा इसके लिए केवल एक ही आय कर योग्य होगी, कौन सी, ऐसे विदेशी व्यापार की आय जिसका नियंत्रण भारत से हो, ठीक। और लास्ट जो अनिवासी है उसको केवल भारत की आय पर ही कर देना है, भारत की आय उसके लिए कर योग्य होती है। अब यह व्यक्ति की बात हो गई। अब हम हिंदू विभाजित परिवार का निवास स्थान कैसे निर्धारित करते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर लें। उसकी जो मेन शर्त है ए में लिखा है मैंने, परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, और परिवार का कर्ता जिसको हम मुखिया के नाम से भी जानते हैं भारत में, तो परिवार का कर्ता व्यक्ति के लिए निर्धारित जो अतिरिक्त शर्तें होती है, कौन कौन सी शर्तें होती है, 10 वर्ष में 2 वर्ष और 7 वर्ष में से 730 दिन, तो ये वाली शर्तों की पूर्ति करता है। यानी 2 शर्तें यहाँ पर भी हो गई। साधारण निवासी किसको कहेंगे, उपरोक्त जो दोनों शर्तें अगर पूर्ति करता है तो वह साधारण निवासी। ऊपर वाली मतलब ए वाली की पूर्ति करता है लेकिन बी वाली की पूर्ति नहीं करता है तो असाधारण, और ए वाली की भी पूर्ति नहीं करता है तो वो अनिवासी कहलाएगा। अब फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान, धारा 6(2) दूसरे मैंने पढ़ा नहीं है, देख लेना आपने। निवासी फर्म किसको कहते हैं, यदि उसका नियंत्रण संपूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो तो भारत में निवासी मानी जाएगी, और उसका प्रबंध और नियंत्रण भारत के बाहर स्थित हो तो इसका अनिवासी मानी जाएगी। फर्म और कंपनी या व्यक्तियों का समुदाय ये असाधारण नहीं होते हैं। कंपनी का निवास स्थान, निवासी कंपनी कौन सी कहलाएगी, यदि कंपनी भारतीय कंपनी है, भारत में समामेलित है, या घरेलू कंपनी है अथवा उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित है तो वो भारतीय कंपनी यानी निवासी कंपनी मानी जाएगी, निवासी मानी जाएगी। और दूसरा अनिवासी कंपनी, जो कंपनी भारतीय कंपनी नहीं है या जिसका संपूर्ण प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में नहीं है तो इसी कंपनी अनिवासी मानी जाएगा। कंपनी भी असाधारण नहीं होती है, ठीक है। ये 2 ही तरह के होते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के बीच में, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी मेहनत करके बनाना पड़ता है तो लाइक तो करना ही चाहिए। अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।